टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब मैं ये फॉर्मूला हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ। हम कहते हैं जी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अगर हम इनको बाइफरकेट करते हैं, हम कहते हैं जी सी मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय टू प्लस ओ मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय क्यू। अब इस पूरे फॉर्मूले को देखें अगर हम, तो इसमें जो क्यू है वो दोनों साइडों पे है। दिस इज क्यू, दिस इज क्यू। तो इसका मतलब है हमें एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्यू बनाना पड़ेगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्यू बनाना पड़ेगा। हम इसको डिराइव नहीं करते, अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो ये क्यू सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कहेंगे क्यू इज इक्वल टू एस क्यू आर टी, दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को मैं बना एस क्यू आर टी ऑफ टू ओ ओ एस डिवाइडेड बाय सी। अगर हम इसको बुक से देख लें तो आपको एस क्यू आर टी की समझ आ जाएगी। दिस इज स्क्वायर रूट, ये जो हम जिसको हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं अब इसको, बेसिकली ये स्क्वायर रूट का एक सिंबल है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, टू ओ एस डिवाइडेड बाय सी। टू ओ एस डिवाइडेड बाय सी, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें, ये यहाँ नीचे सॉल्व भी हुआ हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन डिराइव हो जाती है अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें। बहरहाल हमारा उससे फिलहाल कंसर्न नहीं है, हमारा फार्मूले से कंसर्न है। तो एस क्यू आर टी ऑफ टू ओ एस डिवाइडेड बाय सी। अब इसमें टू क्या है, टू इज कांस्टेंट, ओ इज पर ऑर्डर कॉस्ट, एस मींस यूनिट्स फॉर वन काउंटिंग साइकिल, सी मींस पर यूनिट कैरिंग। अगर हम ये क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर हम ये क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इट मींस दिस क्यू वी विल इनपुट हियर। और ये वो जगह होगी जहां आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग विल बी एट मिनिमम। सबसे मिनिमम कॉस्ट जो है आपकी इस प्लेस के ऊपर होगी जहां आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। दिस इज बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्यू फाइंड आउट करते हैं और इस क्यू को इस फॉर्मूले के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम होगी। ये टू ओ एस हमने फाइंड आउट कर लिया, ये इसका ग्राफ है। ठीक, मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे उतनी ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। जैसे जैसे ऑर्डर कम होते जाएंगे वैसे वैसे टोटल ऑर्डर कॉस्ट कम होती जाएगी, और आखिरी वक्त में आके ये बिल्कुल ही करीब आ जाएगी। और ये हमने देखा अभी कि हमारे पास अगर 12 ऑर्डर थे तो 60 थी, और एक ऑर्डर था तो 5 थी, तो ये ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड ये कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट का आप स्टीप ग्राफ अपवर्ड देखें। अगर आप कोई यूनिट होल्ड नहीं करते, आप कोई कॉस्ट पे नहीं करेंगे। जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे, आपकी कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। टोटल कैरिंग कॉस्ट किसके इक्वल है, सी। सी मींस पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय टू। क्यू डिवाइडेड बाय टू इज योर एवरेज कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आपकी जितनी ज्यादा इन्वेंट्री आप होल्ड करेंगे उतनी ज्यादा आपको कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी। ये है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होल्डिंग की। शुरू में ये डिक्लाइन होगी। क्यों डिक्लाइन होगी, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहे होंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये देखें, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां आपके पास टोटल कैरिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी, ये दिस इज द पॉइंट। और इसी पॉइंट के ऊपर हम बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से पहले और यहाँ के बाद, यानी जो क्यू हमने ई ओ क्यू फाइंड आउट किया, वो अगर क्यू फाइंड आउट ना करें और कोई क्यू हम यहाँ ले लें, या कोई क्यू हम यहाँ ले लें, या कोई भी क्यू हम यहाँ ले लें, तो कोई भी आप क्यू ले लें उसकी ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ज्यादा होगी एक्सेप्ट दिस पॉइंट। सो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्यू फाइंड आउट करते हैं सो दैट ओवर टोटल कैरिंग, टोटल जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है होल्डिंग की, वो सबसे मिनिमम हो। और वो सिर्फ इसी जगह के ऊपर होती है। इससे पहले और इससे बाद दोनों जगहों पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ उसको अपवर्ड शो कर रहा है। और इसके लिए हम एक क्वेश्चन भी कर लें, अगर कि हम कहें कि जी हमने एक इन्वेंट्री
ई ओ क्यू फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद हम क्यू को कोई भी सपोज कर लें, एक उससे ज्यादा की अमाउंट और एक उससे कम की अमाउंट, तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हमें अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा ऑर्डरिंग पॉइंट। ऑर्डरिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज ऑर्डरिंग पॉइंट? ऑर्डरिंग पॉइंट, ऑर्डरिंग पॉइंट इज समवेयर जहां आपको रीऑर्डर करना है। लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली यूजेज। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज लीड टाइम। लीड टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज टू रीच। सिंस कितने दिन लगेंगे इन्वेंट्री को आपके पास पहुंचने में, दैट इज योर लीड टाइम। सिंपल। डेली यूजेज, डेली यूजेज निकालना बड़ा आसान है। क्यू तो हमें पता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से निकालें या कोई क्यू गिवन हो। जो भी इन्वेंट्री आपको गिवन है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डेज जो आपका साइकिल के हैं। आप कितने दिन का क्रेडिट देते हैं? 30 डेज का, तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 30। आप ये कितने दिनों का क्रेडिट देते हैं? 60 डेज का, क्यू डिवाइडेड बाय 60। आपने एक दिन का निकालना है ना। अगर आप 30 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपने जो क्यू मंगवाया वो 30 दिनों का है। इफ दैट इज ऑफ 30 डेज, मीन्स क्यू को आप 30 डेज में डिवाइड करें, एक दिन की निकल आएगी। सिमिलरली क्यू को डिवाइड करें 60 की, तो ए आपके पास एक दिन की निकल आएगी। अगर आप 90 डेज के लिए यूज करें तो क्यू को 90 डेज पे। तो नंबर ऑफ डेज पे आपने डिवाइड करना है जो भी आपका अकाउंटिंग साइकिल। दोनों का आप यहाँ पुटअप करेंगे, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली यूज विल बी योर ऑर्डरिंग पॉइंट। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है कि आपने कहा 5 दिन में पहुंचता है, ठीक है, और लेट्स से हम कहते हैं 5 दिन में पहुंचता है और एक दिन में मैं इस्तेमाल करता हूँ 10 यूनिट, तो मेरे पास जब 50 यूनिट रह जाएंगे मुझे रीऑर्डर कर देना चाहिए। बट दिस इज सम आइडियल सिचुएशन कि आप हमेशा ही 5 दिन में पहुंचेंगे। देखिए डेली यूजेज हो सकता है थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो जाए, लेकिन इसमें इतना फर्क नहीं आता। ये आपका ये आपका एक किस्म का यूं समझे आपका एक्सपीरियंस है। लीड टाइम में मसला आता है। लेट्स से जैसे अभी कराची में बारिशें हुई, ठीक है, हमने एक इन्वेंट्री ऑर्डर करनी थी, वो ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स डिले हो चुकी है। क्यों? आपके सामने है जी, कराची में इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। स्ट्रेट एरिया हो या कोई सा भी एरिया हो, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, प्लांट अभी बंद है वहाँ, तो वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं आ रही। तो इसका मतलब है लीड टाइम हमारा जो पहले था फॉर एग्जांपल 1 वीक का, वो बढ़ के पता नहीं है 3 हफ्तों में है या 4 हफ्तों में है। तो इसका मतलब है लीड टाइम फ्लक्चुएट करता है। जब आपका लीड टाइम फ्लक्चुएट करता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लीड टाइम में आप एक्सपेक्टेड सेफ्टी स्टॉक भी डाल। आप कहते हैं मैं एक दिन का सेफ्टी स्टॉक, 2 दिन का, या कोई यूनिट, लेट से जैसे मैंने कहा जी 20 यूनिट में रख सकता हूँ अपने पास, मैं या रखना चाहूंगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली यूजेज प्लस की स्टॉक। इसका जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर ऑर्डरिंग पॉइंट। यानी जब ऐसे ही इन्वेंट्री उस पॉइंट तक पहुंचेगी आपको रीऑर्डर करना है। लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय डेली यूजर्स, 5 डेज लगते हैं पहुंचने में, 20 डेली यूज करते हैं 100, उसमें आप सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देंगे, इट वुड बिकम एवरेज लीड टाइम एवरेज डेली यूजेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब ये पूरे साल की बात आ जाती है कि पूरे साल में आपकी एवरेज क्या बनी लीड टाइम की, डेली यूजेज आपकी क्या है, प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब सेफ्टी स्टॉक को हम समझते क्या हैं, देखें ये है आपका, ये जो ग्राफ है ये आपका बड़ा आइडियल ग्राफ है। आप 300 यूनिट यूज कर रहे थे, आपने 200 यूनिट, ये इसका ऑर्डर पॉइंट है, 200 यूनिट पे आपने इसको रीऑर्डर किया और उसके बाद जैसे ही आपके ये यूनिट खत्म हुए आपकी इन्वेंट्री रीफिल हुई, अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर अप। ये एक आपका आइडियल सिचुएशन है, आपका सेफ्टी स्टॉक यूज नहीं हो रहा। ऑन द अदर साइड अगर हम इस ग्राफ को देखें, ठीक है, अब आप इसका रीऑर्डर पॉइंट देखें। रीऑर्डर पॉइंट हमारे पास तकरीबन वही है। आपने 200 पे आया इन्वेंट्री, वो की इन्वेंट्री जल्दी आ गई। जल्दी आने का मतलब है 4 डेज में आ गई, 5 डेज में आनी थी, ये जल्दी रीफिल हो जाएगा। अब यह देखे कि जैसे ही ये इन्वेंट्री रीफिल होगी आपकी ये इन्वेंट्री 300 से ज़्यादा होगी।
फिर आपने यूनिट्स को यूज़ करना शुरू किया, 200 पे आया, आपने रीऑर्डर कर दिया, बट इट टुक ऑलमोस्ट 6 डेज। जब ये 6 दिनों में आपके पास पहुंचेगी तो आप बेसिकली सेफ्टी स्टॉक भी यूज़ कर चुके होंगे। तो आपने इन्वेंट्री रीफिल की तो वो सिर्फ यहाँ तक पहुंची। यानी रीफिल तो आपने उतनी ही की है, ये बेसिकली इतनी ही रीफिल है जितनी आप मंगवाते हैं। लेकिन क्योंकि आप सेफ्टी स्टॉक यूज़ कर सके थे तो आप टॉप पे नहीं गए, आपके पास मैक्सिमम नहीं हुए। तो आप यहाँ पहुँचे और यहाँ से जैसे ही थोड़ा-सा नीचे आए तो आपके पास 200 पॉइंट वो रह गए यूनिट्स। तो जैसे ही आपने इसको यहाँ क्या कहते हैं रीऑर्डर किया, ये दोबारा से 5 दिनों में आपके पास पहुँची, उसके बाद दोबारा से रीफिल हो। सिमिलरली आपने यहाँ आके फिर इसको यूज़ करना शुरू किया, आपने 200 पॉइंट्स के ऊपर यानी 200 यूनिट्स के ऊपर रीऑर्डर किया, लेकिन ये 7 दिनों में पहुँची, उसके बाद ये फिर रिफ़िल हुई। तो ये ग्राफ देखें, अब ये इस तरह सिमेट्रिकल नहीं है, ये अब चेंज है। क्यों चेंज है? दैट इज़ ड्यू टू लीड टाइम। लीड टाइम आपका एक्सपेक्टेड 5 डेज़ है, लेकिन 5 डेज़ से कम भी हो सकता है, 5 डेज़ से ज़्यादा भी हो सकता है। द अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक की अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक बेसिकली दैट इज डिपेंडेंट ऑलवेज ऑन एक्सपीरियंस कि आप कितना रख सकते हैं या रखना चाहते हैं। सो दैट इज डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें कितना रखना चाहिए। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री इज एन इन्वेंट्री अप्रोच कि जब आपको चाहिए तभी आपको पहुंच जाए, लेकिन सर्कमस्टांसिस को देख के आप जो है इन्वेंट्री मेथड अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में जस्ट इन टाइम बहुत मुश्किल से इम्प्लीमेंट होता है क्योंकि लीड टाइम और अदर जो वेरिएबल्स हैं यहाँ के वो इफेक्ट करते हैं इन्वेंट्री की रीच को। SCM, बिज़नेस टू बिज़नेस एक्सचेंज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज़ अपने वेयर हाउसिंग करती हैं, उनका SCM का पूरा चैनल होता है, बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस होती हैं और उसके अलावा बिज़नेस टू बिज़नेस एक्सचेंजेज़ होती हैं। ये सारा कुछ लोग करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। वो इसीलिए फ़ोकस किया जाता है कि अपनी सप्लाई को मैक्सिमम होल्ड करके रखें। अच्छा, दिस वाज़ अबाउट दिस